बिलाखिर 4 रोज की आरजी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। अब आगे क्या होगा? दूसरी आपसे जो चीज़ हमने पूछनी है और अपने नाज़रीन को भी दिखानी है वो है आज का मैप। आज के मैप में सर ये पिछले 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी मूवमेंट नज़र आ रही है इस रीजन में हमें पूरे। और जो यूएस, नेटो, ब्रिटिश, इसके साथ-साथ फ्रेंच, इजरायली नेवी की जो हैवी डिप्लॉयमेंट्स हैं इस पूरे रीजन में, उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? ये एक लिहाज से तो आई थिंक ये खुश आइंदा है कि जो जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं, मे बी इट्स टेम्परेरी, लेकिन इसमें साय ऑफ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। एक और रीज़न हो सकती है कि इसराइल भी अपना वे करेगा, क्योंकि लॉजिस्टिकली भी स्ट्रेच हो चुके हैं, काफ़ी कैजुअल्टीज़ हैं, तो आपको एक लॉजिस्टिक पॉज चाहिए होता है लड़ाई में। और हो सकता है, उम्मीद की जाती है कि शायद ये अगर इसको इंसानी बुनियादों पे जो सीज़ फायर हो इसको आगे फर्दर स्ट्रेच किया जाए, ज़्यादा रिलीफ का टाइम मिल जाए, लेकिन हमने देखना है कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अगर जो मैरी टाइम सिचुएशन आप बात कर रहे थे, आई थिंक ये बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है। इसमें आई जस्ट क्विकली गो ओवर के इस वक्त इंडियन ओशन के साथ जो एडजेसेंट नॉर्थ अरेबियन सी है और स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी जो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है आइजनहावर, उसने क्रॉस किया पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ। फर्स्ट टाइम है 2020 के बाद यूएस लेके आया एयरक्राफ्ट कैरियर अक्रॉस द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। इसका मतलब बिल्कुल ईरान के सामने उन्हें आके खड़ा कर दिया जी। इस तरह फिर एक इनकी पेट्रोल टास्क फोर्स है जो वेस्ट एशिया के लिए, वो ऑलरेडी बहरीन से ऑपरेट करती है। बरतानिया की रॉयल नेवी की एक ऑपरेशनल किपियोन के नाम से टास्क फोर्स है, वो भी जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं मेनली यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स हैं जो रेड, येलो और ब्लू में हैं। ऊपर आप चले जाए मेडिटेरेनियन में, फिर नेटो की एक वैसे रेडी टास्क फोर्स होती है जिसको स्टैंडिंग नेटो मैरीटाइम ग्रुप 2 कहा जाता है, ये हमेशा वहाँ होती है साइप्रस के अराउंड। फिर फ्रेंच जो है ले आए हैं एम्फीबियस, आप कहने रेडी ग्रुप है कि फ़ौरन वो असॉल्ट करके और साइल पे अटैक कर। इस तरह अमेरिका का एक बटान एम्फीबियस रेडी ग्रुप है, वो आ गया है मेडिटेरेनियन में। उसके अलावा इजरायली नेवी तो आई थिंक दोनों तरफ है, अभी एक ग्रुप उनका जो है रेड सी में भी नज़र आ रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप थे पहले मेडिटेरेनियन में थे, तो एक तो चला गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में और दूसरा अभी ट्रांजिट कर रहा है सुएज़ कैनाल क्रॉस करके, ये आ गया रेड सी में। इसका मतलब है कि जो यमन के लेट्स से अंसारुल्लाह की फोर्सेज हैं उनको भी थ्रेटन किया जाएगा। तो ये और जो इनकी डिप्लॉयमेंट्स रहती हैं पीस टाइम पे, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी एक्सटेंसिव। इसके अंदर एक ऑस्ट्रेलियन टास्क फोर्स भी है जिसको हम ट्रैक कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है। बट बाय एंड जब नेटो का आप देखें तो उसमें सारे हैं, उसके अंदर यू फाइंड इटालियन शिप्स, उसके अंदर स्पेनिश, बिल्कुल, उसके अंदर आप कह लें मतलब उनका फ्रेंच भी है, ब्रिटिश भी है। लिहाज से एक तो दे आर ट्राइंग टू जी हाँ प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, दूसरा थोड़ी सी आई वुड से कि मेरा ख्याल गुंडागर्दी हो रही है मेरी टाइम अफेयर्स में कि जी हम इधर आ गए हैं और अभी देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक द वे उसको स्पेशली अंसारुल्लाह ने ट्रीट किया तो देयर इज लॉट ऑफ थ्रेट। बिल्कुल जी, काफी थ्रेट्स हैं और बड़ी गैर मामूली किस्म की ये डिप्लॉयमेंट्स है और मूवमेंट है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि हुसैन साहब कह रहे हैं कि जी 4 दिन के बाद वही कत्लो गारत जो है दोबारा से शुरू हो जाएगी, और ये बात हमें नजर भी आ रही है नेतन्याहू के इस बयान में जिसमें उसने कहा है कि जंगबंदी जो आर्जी जंगबंदी है इसके बावजूद भी हमारा मिशन जो है वो जारी रहेगा। मिशन सर, उनका मिशन क्या है? अब नेक्स्ट मिशन क्या है उनका? जी मिशन तो 1948 से चल रहा है, जो हम जिक्र करते हैं दाहिवा पॉलिसी है, और उसमें हर जो राइजिंग जनरेशन होती है फ़लस्तीनी को उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत करके उनका कत्लेआम करके उसको बेसिकली कोशिश करते हैं कि जितना भी उसको दबाया जा सके। वेस्ट बैंक से आई थिंक बड़ी अंदोनाक खबरें आई, कल भी हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे हालांकि इस तरह रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे भी फ़लस्तीनियों को कपड़े उतार के उनको फिर जलाया गया और उनकी आई थिंक वीडियोज़ जो हैं वो वायरल की गई। तो आई थिंक इस लिहाज से आई एग्री विद हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब। लेकिन मेरा एक दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मे बी इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमनिटेरियन जो प्रेशर बना है या डिप्लोमेटिक एफर्ट हुई है, दैट कुड बी वन रीज़न। लेकिन इसराइल का अपना भी जो मिलिट्री ऑपरेशन था, डिस्पाइट कि उसने बेशुमार बमबारी की, हमने कैलकुलेट किया 2 हिरोशिमास के बराबर 30,000 टन को भी क्रॉस कर चुके हैं, ये एमिनेशन डिलीवर कर चुके हैं या मार चुके हैं फ़लस्तीनियों पे। तो उसमें इनकी लॉसेस भी हुए हैं और वो ज़रूरी होता है कि आप रीग्रुप करें। तो उस लिहाज से आई थिंक स्पेशली अभी जो थ्रेटन हुई है इनकी मैरीटाइम ट्रेड, जो कल हमने डिस्कस किया, जिस तरीके से हुतियों ने इनका शिप जो है अगवा किया और दिन दिहाड़े किया, और इस तरह इनकी मैरीटाइम शिपिंग कंपनियों ने अभी डाइवर्ट करना शुरू किए हैं शिप। तो यहूदी या स्पेशली जो ज़ायनिस्ट हैं या हिंदू हों बनिया, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर इकोनॉमी और जो अपना ट्रेड होता है उस पर कदगर नहीं लगने देते। तो ये भी कुछ आई थिंक प्रेशर्स हैं दोनों तरफ से हो रहा है।
लेकिन जो डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं अभी पिछले एक हफ्ते में, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। जो मैरी टाइम है जी उसमें वेस्ट कंप्लीटली इनकी सपोर्ट में चोक पॉइंट्स पे भी आ चुका है और उसमें थ्रेटन कर रहा है रीजन को भी, स्पेशली ईरान को और इन ग्रुपों को। लेकिन जो अगर आप विल देखें, जिस तरह हमास का आज एक लेटर भी जारी हुआ है किन वजूहात पे उन्होंने सीज फायर किया है, दे ऑल्सो सेड कि जी हमारी तरफ से भी हमारा मिशन भी कायम है। इसी तरीके से अंसारुल्लाह ने ओपनली चैलेंज किया है और मेरे ख्याल में एस्केलेशन जो है आगे हो सकती है और वॉर जो है हो सकता है एक्सपैंड करे। बट दीज कुड बी टू रीजन, ह्यूमैनिटेरियन प्लस इसराइल की अपनी मिलिट्री की मजबूरियां और मैरीटाइम ट्रेड है। राइट। फिर ब्रिगेडियर साहब, इस तमाम तरह सूरत हाल का फिर ये मतलब हम समझें कि इसराइली फ़ौजें गज़ा की हदूद से बाहर नहीं निकलेंगी और शुमाली गज़ा से निकाले गए जो फ़लस्तीन है वापस अपने घरों को नहीं जा सकते इन 4 दिनों में? ये इमीडिएटली तो डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ कंडीशन ही नहीं है। गाज़ा को तो आप देखें, अगर पट्टी को देखें, दे ऑलरेडी बाइसेक्टेड जो मेन गज़ा का सिटी है और खान यूनुस से ऊपर का सारा इलाका ऑलरेडी आई थिंक कट ऑफ हो गया। लेकिन स्ट्रीट फाइट्स बड़ी सख्त हो रही है, तो वो तो आई एग्री कि उसमें देयर इज़ नो चांस कि आप खुद बताएं कि सारी ऑलमोस्ट 80% बिल्डिंग्स तो मिसमार हो चुकी। देयर इज़ नो हॉस्पिटल, देयर इज़ नो स्कूल, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो कैसे वो मूव कर सकते हैं? अभी तो लोग सिंपली बेसिकली शायद खैमों में, और आगे से फिर सर्दियाँ आ रही हैं और अच्छी खासी सर्दी पड़ती है इस इलाके में, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल इस तरह की कंडीशन कोई नहीं है कि दे विल बी एबल टू गो बैक। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं जब ये चीज़ें अगर सेटल होती हैं। लेकिन एक ज़रूर है कि ये इजराइल की जो दाइवा पॉलिसी है, इसने हर दफ़ा एक नई इंतफादा को जन्म दिया है। पहले भी बड़ा जुल्म हुआ आई थिंक 2008 में, फिर 2016 में, फिर 2021 में। इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई लेकिन इन्होंने काफ़ी प्रेस किया और हर दफ़ा जो रेजिस्टेंस है वो आई वुड से ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है। तो ये एक फैक्टर है, इसको इसराइल को लोग समझा भी रहे हैं कि आप अभी हज़ारों, अभी तकरीबन 35,000 है हमास की स्ट्रेंथ, एंड देन देयर आर ग्रुप्स जो हम मेंशन करते हैं, हिजबुल्लाह है इराक में, कतायब हिजबुल्लाह है, या नीचे हुसी या अंसारुल्लाह है, तो ये स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रीजन में इसराइल का जो थोड़ा बहुत आप कह लें भरम था वो वैसे ही ख़त्म हो गया और जो उसकी वजह से इनडायरेक्टली फिर झटका लगा है वेस्टर्न लेट्स से डेमोक्रेसीज को, फ्रीडम ऑफ थॉट और वुमेन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स और क्या कुछ नहीं होता था। नोबडी वांट्स टू लिसन टू एनी पेप टॉक नाउ बिकॉज उन्होंने प्रूव किया है कि इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। दूसरा आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रशिया यूक्रेन वॉर को मैं अंदर लाऊंगा, उसमें रशिया को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है बिकॉज नाउ दे कैन कंसनट्रेट, उधर काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं। आज की खबर है कि 2 ब्रिगेड यूक्रेन के शायद या तो हथियार डाल देंगे या वहाँ से भाग जाएंगे, बोल्ट कर देंगे, बड़ी बुरे हालात है। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्दर्न फ्रंट है या आपके लिए यूरोपियन फ्रंट, वहाँ पे भी एक सेट बैक है नेटो और वेस्ट को, और प्रॉब्ली अभी वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 बड़ी लड़ाइयाँ वो सपोर्ट करें। इमेजिन की जितनी इनकी नेवी डिप्लॉयड है, कितनी एफर्ट लग रही है, तो खर्चा भी होता है और साफ ज़रा फिर कमांडर्स को टाइम देना पड़ता है। तो आई थिंक ये कुछ वजूहत हैं, वी हैव टू सी नेक्स्ट 4 डेज में क्या होता है। दुआ करनी चाहिए जी, चीज़ें जो है यहाँ पे लेट्स से ख़त्म हो जाएं।